तो बच्चों, अभी तक हमने अभ्यास के सभी प्रश्न देख लिए हैं। अब हम स्वाध्याय के सभी प्रश्न करेंगे। ठीक है? तैयार? तो बच्चों, पहला प्रश्न है, ढांचे से कहानी लिखिए। तो ढांचे से क्या मतलब है? तो ये जो छोटे छोटे वाक्य दिए हैं उसको संकलित करके हमें एक अच्छी सी कहानी बनानी है। तो पहले हम कहानी बनाने के लिए कुछ नियम हैं जो देखेंगे, उसे आप अच्छे से समझ लोगे तो आप कोई भी कहानी आसानी से बना सकोगे। ठीक है? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें ध्यान देनी है। तो वो क्या है कि कहानी में वाक्य छोटे छोटे और सरल हो, एक दूसरे से जुड़े हो। मतलब आप कहानी बनाते हो तो उसके अंदर जो आप वाक्य प्रयोग करोगे वह वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे 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 नहीं होने चाहिए कि जिससे उसका अर्थ समझ में ना आए। तो एकदम सरल और छोटे होने चाहिए। और हम जिस विषय में कहानी लिख रहे हैं उस विषय से जुड़े हुए होने चाहिए। कोई बाहर के विषय के वाक्य अंदर जिसका कोई काम नहीं है उसे हम नहीं लाएंगे। ठीक है? एक दूसरे से जुड़े हो वैसे ही वाक्य हम प्रयोग करेंगे। कहानी के विषय पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। पहले कहानी में क्या करना है वो पूरा पढ़ के उसे सोचना चाहिए कि हमें इसके अंदर कौन से पात्र डालने हैं, क्या नाम रखने हैं और कौन कौन इसमें आएंगे, ये पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर संवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहानी जैसे दी है उसी तरह से उसे वाक्य बना के जोड़ दी। उसमें थोड़ा संवाद होना चाहिए। अंदर अंदर एक पात्र दूसरे पात्र के साथ बातें कर रहा हो, उस प्रकार के संवाद उसमें होने चाहिए। और भाषा एकदम सरल होनी चाहिए जो पढ़ते ही समझ में आ जाए। कहानी का अंत रोचक और प्रभावी होना चाहिए। मतलब जहाँ पे कहानी ख़त्म होती है वहाँ पे एकदम प्रभावशाली हमारा प्रेजेंटेशन चाहिए कि बराबर इसी प्रकार ही ख़त्म होनी है बस। फिर कहानी का शीर्षक छोटा सा होना चाहिए। कहानी को पूरी तरह से समझ के पढ़ के बना के फिर उसका शीर्षक नक्की करना चाहिए और वो भी एकदम छोटा सा होना चाहिए। ठीक है? तो चलो अभी हम देखते हैं कहानी कैसे बनती है। तो ढांचे में लिखा है, एक नौकर द्वारा हार चोरी होना। तो अभी सोचो आप कि एक नौकर लिखा है, यानी वहाँ पे एक से अधिक नौकर होने चाहिए इस कहानी में। उसमें से किसी एक नौकर ने हार चोरी किया है। सेठ का सभी नौकरों से पूछना, मतलब सेठ ने सभी नौकर, यानी बहुत सारे नौकर हैं उनके घर में और सेठ है तो स्वाभाविक वो श्रीमंत ही होगा, पैसेदार ही होगा। फिर किसी का चोरी कबूल न करना। अभी इतने सारे नौकर में से कोई भी नहीं बोल रहा है कि चोरी मैंने की है। सेठ द्वारा युक्ति करना। अभी चोर को तो पकड़ना है तो सेठ कुछ युक्ति करेंगे। तो क्या युक्ति करेंगे? प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना। वो शायद सभी को 7-7 इंच की लकड़ी देंगे। फिर जादू की छड़ी होने की बात कहना और चोरों को कहेंगे यह जादू की छड़ी है और दूसरे दिन दिखाने को कहना कि दूसरे दिन आप लेके आना। चोरों की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। मतलब सेठ उन लोगों को बोलेगा ये जादू की छड़ी है, 1 इंच बढ़ जाएगी, जिसकी 1 इंच बढ़ जाएगी वह चोर है ना? ऐसा ही कुछ हमें लग रहा है। फिर घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना। अभी नौकर को डर लगेगा कि मैंने चोरी की है तो मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, तो वो लकड़ी काटेगा। फिर दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना, जिसकी लकड़ी कटी हुई है वह चोर है। तो अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है? नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ इस कहानी को ध्यान से पढ़ा है। इसमें क्या क्या हमें कहानी बनानी है ये शब्दों को पढ़ा है
और अभी इसे हम संकलित करके ये सभी पॉइंट्स कवर हो जाए इस प्रकार कहानी बनाएंगे। आया समझ में? तो अभी एक और बात कि यहाँ पे किसने चोरी की है? चोर ने। और किसकी चोरी की है? चोर के द्वारा हार की चोरी हुई है। तो स्वाभाविक है, हार कौन पहनता है? वेरी गुड, हार औरतें पहनती है। तो सेठ क्यों पकड़ रहा है सबको? क्योंकि सेठानी का हार चोरी हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी हमने ये सोच लिया कि इस कहानी में बहुत सारे नौकर है, फिर सेठ है और सेठानी है और हार की चोरी हुई है और उसमें सेठ ने युक्ति की है। तो अभी ये सभी बातों को हम संकलित करके एक कहानी बनाएंगे। जो मुझे लग रहा है उस प्रकार से मैं कहानी बना रही हूँ और आप इसमें और भी बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेठ था। वो एक सुंदर नगर में रहता था। अभी सेठ का नाम भी रखना पड़ेगा। अभी सेठ के यहाँ इतने सारे नौकर हैं तो वो तो धनवान ही है, तो चलो हम उसका नाम लक्ष्मी चंद रख देते हैं। ठीक है, तो एक सुंदर नगर था, उसमें एक सेठ रह रहा था जिसका नाम सेठ लक्ष्मी चंद था। उसके घर में बहुत सारे नौकर काम करते थे। एक दिन सेठानी ने अपने गले से सोने का हार निकालकर मेज पर रख दिया। अभी सेठानी हार रख के भूल गई और गांव में कुछ काम से निकल गई। जब वो बाहर से आती है तो देखती है तो क्या, मेज पर सोने का हार नहीं है। उसी दौरान एक नौकर ने फायदा उठाकर वह हार अपनी जेब में रख दिया। अभी सेठानी ने सेठ को बताया कि मेरा हार चोरी हो गया है। सेठ चोर की तलाश करने के लिए सभी नौकरों को बुलाते हैं और एक के बाद एक सभी नौकरों को पूछते हैं कि इस हार की चोरी किसने की। पर कोई नौकर कबूल करने को तैयार नहीं था कि चोरी मैंने की है। बाद में सेठ एक युक्ति करते हैं। वह सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी देते हैं और बोलते हैं कि यह लकड़ी जादुई है और जिसने भी चोरी की है वह ये लकड़ी कल लेके आएंगे तो उसकी लकड़ी एक एक इंच बढ़ गई होगी। अभी चोर डर जाता है और घर जाके सोचता है कि क्यों न मैं इस लकड़ी को 1 इंच काट ही दूँ, तो वो 7 इंच की ही रहेगी, 8 इंच की नहीं बनेगी। दूसरे दिन सब नौकर अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर आते हैं और सेठ सभी की लकड़ियाँ देखते हैं। जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच कटी हुई होती है, जिससे सेठ तुरंत पहचान जाते हैं कि इसी ने हार की चोरी की है। फिर थोड़ा डरा धमका कर सेठ उसे पूछते हैं तो वह अपनी चोरी कबूल कर लेता है और चुराया हुआ हार वापस लौटा देता है। बाद में सेठ उसे नौकरी पर से निकाल देता है। ठीक है, तो इतनी कहानी मैंने बनाई है। अभी बात आती है इसके शीर्षक की। तो हम इसका शीर्षक क्या रखेंगे? इसमें तो सेठ बहुत ही चतुर लग रहे हैं, बहुत ही बुद्धिशाली लग रहे हैं। कितनी अच्छी युक्ति की, बिना मारपीट के, बिना पुलिस के उसने तो चोर को पकड़ लिया है। तो हम इस कहानी का शीर्षक रखेंगे चतुर सेठ। ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो रखना। चलो अभी प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
प्रश्न 1, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? इसका उत्तर आएगा, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। ठीक है, एक बार सुन लो पूरा उत्तर। कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। अगला प्रश्न, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था। बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। पूर्ण विराम। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। ठीक है, अगला प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उत्तर है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा। कॉमा, अल्पविराम, जहाँ
चोरों ने माल गाड़ा था। पूर्ण विराम। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। फुल स्टॉप। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। ठीक है। अभी अगला प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी में क्या है, लाखा बंजारा जल्दबाजी में कुत्ते के सिर पर लकड़ी मार के उस कुत्ते को मार डालता है, मतलब कुत्ता मर जाता है। तो जल्दबाजी में जो काम करते हैं वो हमेशा बिगड़ जाते हैं। लाखा उसे मार डालना नहीं चाहता था पर कुत्ता मर जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों, मैंने आपको पहले ही लिंक का वीडियो सेंड कर दिया है जिसमें लिंक को पूरी तरह से समझाया गया है। आशा करती हूँ आप सभी ने वो देखा होगा और आप सभी को इसके उत्तर आसान लग रहे होंगे, है ना। चलो देखते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन करेंगे तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी। और उसके साथ में हमें क्रिया में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। रहा है का हो जाएगा रही है, दौड़ रहा है का दौड़ रही है। ठीक है। इसी प्रकार नीचे के सभी उदाहरण सभी वाक्य हम लिंग परिवर्तन करेंगे। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो यहाँ पे आएगा सेठ की जगह पे सेठानी। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। ठीक है। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारे का स्त्रीलिंग होगा बंजारिन, जिसमें री ह्रस्व आएगा। ठीक है। छोटे ई की मात्रा आएगी। तो बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, तो ऊंट का हो जाएगा ऊंटनी। ठीक है। ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। फिर मैदान में लड़का खेल रहा है, तो लड़का लड़की हो जाएगा और रहा का रही हो जाएगा। मैदान में लड़की खेल रही है।
वेरी गुड। चलो अभी आगे, बक्से में लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है गाय, और गाय का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बन जाएगा बैल। तो वाक्य में प्रयोग है गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, और बैल का, तो बैल किसान का दोस्त है। तो इसी प्रकार इनके जोड़े बनाकर सभी के एक एक वाक्य आपको लिखने हैं। मैं आपको एक दिखा देती हूँ, सबके उत्तर बताती हूँ, पर वाक्य आपको खुद बनाने हैं। ठीक है। तो पहला है शिष्य। तो कई लोग शिष्य का लिंग बदलने को बोलते हैं ना, तो गुरु बोल देते हैं। तो बेटा शिष्य का शिष्या होगा। अगर हमें उसका विलोम शब्द पूछा जाए तो हम गुरु लिख सकते हैं। ठीक है, पर हमें लिंग परिवर्तन करना है। तो शिष्य पुल्लिंग है और शिष्या स्त्रीलिंग है, तो हमें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में करना है। ठीक है। तो शिष्य का शिष्या, तो हमें शिष्य पर से भी वाक्य बनाना है और शिष्या पर से भी वाक्य बनाना है कि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है। उसी प्रकार शिष्या गुरु की आज्ञा का पालन करती है। ठीक है। इसी प्रकार आपको सभी वाक्य बनाने हैं। अभी नागिन, तो नागिन कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। तो नागिन का पुल्लिंग होगा नाग। ठीक है। अभी शिक्षक, शिक्षक पुल्लिंग है, तो हमें इसे स्त्रीलिंग करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा शिक्षिका। अभी घोड़ा, तो बच्चों अभी घोड़ा है ना, तो सब लोग उसका घोड़े कर देते हैं, तो वो लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वो वचन परिवर्तन होता है। घोड़ा यानी एक घोड़ा और घोड़े यानी अनेक घोड़े, एक से ज़्यादा। पर हमें सूचना मिली है कि हमें यहाँ पे लिंग में परिवर्तन करना है, तो घोड़ा का हमें घोड़ी करना है, पुल्लिंग का हमें स्त्रीलिंग करना है। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखो। अभी देव, तो देव का देवी। सभी पर ऐसे ही वाक्य बनाओ और इस अभ्यास को, ये क्वेश्चन 4 को कंप्लीट करो। अभी 5वां संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसमें ये सैनिक, हम देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहते हैं। देश, और गंगा भारत की पवित्र नदी है, जिसमें नदी। ठीक है। तो सैनिक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, जो सैनिकों की पूरी जाति दर्शाती है। देश कौन सी संज्ञा है? वह भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देश पूरे देश की जाति, सभी देशों को दर्शाता है, इसलिए देश भी जातिवाचक संज्ञा है। और नदी, नदी भी जातिवाचक संज्ञा ही है। अभी भाषा सज्जता के प्रश्न हम अगले पीरियड में करेंगे, और मैं आप लोगों को संज्ञा का एक पूरा वीडियो भी अगले पीरियड में सेंड करूँगी, जो आप लोग ध्यान से देखना और समझना। ठीक है।